रामदीन और लक्ष्मी एक झोपड़ी में रहते थे। उनका बेटा गुल्लू बहुत ही होनहार था। वो पास के ही सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी छुट्टियां हो गई थी। एक दिन, माँ, आज से मैं भी आप लोगों के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊंगा। मेरी भी रोटी बांध लेना। बेटा, जंगल बहुत घने हैं, कभी कभी जानवरों से भी हमारा पाला पड़ जाता है। हम तो आदती हैं, पर तू उन्हें देखकर डर जाएगा, इसीलिए तू घर में ही रह। लेकिन गुल्लू को तो जंगल जाने की उत्सुकता थी। उसके माता पिता लकड़ियां काटने जंगल में जाने लगे, तब वो भी उनके साथ ही चला गया। सुबह से लकड़ियां काटते काटते दोपहर हो गई। वो लोग बहुत दूर तक आ गए थे। गुल्लू लकड़ियों के गट्ठर बांधते जा रहा था। माँ, चलो खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। खाना खाने के लिए वो लोग एक कुएं के पास चादर बिछाकर बैठ गए। लक्ष्मी, घड़ा कहाँ है? मैं जरा कुएं से पानी निकाल कर आता हूँ। पहले हाथ मुंह धो लें, फिर खाते हैं। बापू, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। गुल्लू ने जैसे ही पानी का घड़ा कुएं में डाला, गुड़गुड़ की आवाज सुनाई पड़ी। उसने झांक कर देखा तो पानी बहुत ऊपर ही था। उसने घड़ा भरकर खींच लिया। तब तक, आओ बेटा, पानी दो, मुंह हाथ धो लें। गुल्लू ने लोटे से पानी निकालकर बापू के हाथ पर डाला। रामदीन ने हाथ धोकर पानी मुंह में डाला तो, अरे, ये तो मीठा शरबत है। लक्ष्मी, घड़ा ठीक से धोई नहीं थी क्या? हाँ, मैंने तो सुबह ही पीतल के घड़े को नींबू से रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से धो दिया था। तुम लोग खुद पी कर देखो। गुल्लू और लक्ष्मी ने भी पानी का एक एक घूंट भरा। दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। बापू, लगता है ये जादुई कुआं है। यहाँ कोई आता जाता नहीं होगा, इसलिए किसी को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। चलो, हम लोग पहले कुएं की परिक्रमा करते हैं और इसमें रहने वाले देवी देवता की पूजा करके तभी इसका जल ग्रहण करते हैं। तीनों ने कुएं की परिक्रमा की और पूजा करके लकड़ियां जलाकर उसमें 7 लाए खाने को भोग अर्पित कर दिया। आंखें बंद करके बैठ गए। तभी कुएं में गुड़गुड़ की आवाज सुनाई पड़ी और एक खूबसूरत सी परी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मैं तुम तीनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने न सिर्फ मेरी पूजा की, बल्कि मुझे खाना भी खिलाया। तुम हमारे कुएं से थोड़ा सा शरबत ले जाओ और अपने घर के आंगन वाले कुएं में डाल दो। उसका पानी भी इतना ही मीठा हो जाएगा। शरबत का घड़ा जमीन पर मत रखना, ना ही एक बूंद शरबत जमीन पर गिरे। परी इतना कहकर वहाँ से अदृश्य हो गई। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। माँ, देखती क्या हो? जल्दी से खाना खत्म करके हमें चलना चाहिए। उन्होंने जैसे तैसे अपनी रोटियां खाई। तब तक गुल्लू पानी भरने के लिए खड़ा हुआ। बेटा, घड़ा ज्यादा मत भरना, वरना रास्ते में छलक जाएगा। माँ, तुम चिंता मत करो, घड़ा मैं उठाऊंगा। उसने घड़ा भर लिया और सिर पर रखकर जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़ा। उसे याद ही नहीं था कि वो लोग घर से बहुत दूर आ गए थे। चलते चलते वो थक गया। माता पिता अभी बहुत पीछे रह गए थे। माँ, बापू, जल्दी आओ, मैं थक गया हूँ। लेकिन उन लोगों को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। अंत में थककर गुल्लू ने घड़ा जमीन पर रख दिया। घड़ा जमीन पर रखते ही एक तरफ को लुढ़क गया और सारा शरबत नीचे गिर गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे फिर से कुएं के पास जाकर पानी लाना होगा। वो किसी तरह उठा और घड़ा लेकर वापस जाने लगा। तभी उसके माता पिता आते हुए दिखाई दिए। क्या हुआ गुल्लू, तुम वापस क्यों आ रहे हो? बापू, मैं बहुत देर से आप लोगों को आवाज दे रहा था। मेरे हाथ बहुत दुखने लगे थे, इसीलिए जैसे ही मैंने घड़ा को जमीन पर रखा तो वो लुढ़क गया और सारा शरबत जमीन पर गिर पड़ा। कोई बात नहीं, चलो घर चले, कल फिर आएंगे। नहीं बापू, कल तक बहुत देर हो जाएगी। मैं अभी जाकर कुएं से शरबत ले आता हूँ। इस बार मैं थोड़ा सा ही शरबत लाऊंगा। तुम दोनों यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना। गुल्लू जल्दी जल्दी काम बढ़ाते हुए कुएं के पास पहुंच गया। उसने घड़ा कुएं में डालकर थोड़ा सा शरबत निकाल लिया। हल्का होने की वजह से वो जल्दी जल्दी चल पा रहा था। थोड़ी ही देर में वो अपने माता पिता के पास पहुंचा। अब तुम ये घड़ा मेरे सिर पर रख दो और ये लकड़ियों का गट्ठर उठाकर बाजार चलो। मैं जल्दी से इस घड़े का शरबत कुएं में डालकर बाजार आ जाऊंगा, वरना आज चूल्हा भी नहीं जलेगा।
गुल्लू ने घड़ा रामदीन के सिर पर रख दिया। तीनों जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे, तभी सामने से एक फकीर आ गया। बेटा 2 बूंद पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है, इधर कहीं पानी नहीं है। गुल्लू ने तुरंत घड़े से थोड़ा शरबत निकालकर बूढ़े फकीर को पिला दिया और घड़ा अपने बापू के सिर पर रख दिया। ये तो बहुत मीठा शरबत है, मुझे थोड़ा और चाहिए। इस बार तो मैं थोड़ा सा शरबत ही लाया था, ऐसे ही सबको पिलाते रहे तो अपने कुएं में क्या डालेंगे। फिर भी उसने थोड़ा सा शरबत निकालकर बूढ़े फकीर को पिला दिया। तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। तीनों आगे बढ़ गए। बापू सीधे आंगन के कुएं पर ही जाना, बीच में कहीं मत रुकना, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम सीधे वहीं आ जाना। रामदीन सीधे आंगन वाले कुएं पर गया और उसने बचा हुआ शरबत कुएं में डाल दिया। इसके बाद धम से वहीं बैठ गया। लक्ष्मी घर के भीतर चली गई। गुल्लू बहुत देर तक बापू का इंतजार करते करते थक गया। फिर उसने खुद ही सारी लकड़ियां बेच डाली। जब वो घर आया तो देखा बापू आंगन में कुएं के पास ही सो गया था। बापू तुम आए क्यों नहीं? मैंने तुम्हारा इंतजार करते करते सारी लकड़ियां बेच डाली। ये लो 50 रुपए मिले हैं। क्या कहा? 50 रुपए? इतने पैसे तो मुझे आज तक नहीं मिले। आज तो चमत्कार पर चमत्कार हुआ जा रहा है। अच्छा, मैं बनिए के यहाँ से सामान लेकर आता हूँ, तू चलकर आराम कर। लक्ष्मी भी थक गई थी, इसलिए वो भी लेट गई थी। रामदीन आज बाजार पहुंचा तो उसने मिठाई का डिब्बा ले लिया और बाकी सामान लेकर घर आ गया। ये तुमने बड़ा अच्छा किया। चलो पहले कुएं पर पूजा करके मिठाई का भोग लगा देते हैं, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। सबने कुएं की पूजा की और मिठाई का भोग लगा दिया, पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। मिठाई के डिब्बे में से वो लोग जितनी भी मिठाई निकाल रहे थे उतनी ही डिब्बे में भर जाती थी। गुल्लू ले जा, गांव में सबको बांट दे मिठाई, कहना आज हमारे घर में पूजा थी। गुल्लू मिठाई बांट कर आया, तब भी डिब्बा भरा हुआ था। माँ, इसका मतलब हम कुएं को जिस चीज का भोग लगाएंगे वो बढ़ती ही जाएगी। लग तो ऐसे ही रहा है। चलो आज बहुत देर हो गई है, सब लोग मिठाई खाकर ही पेट भर लेते हैं, सुबह उठकर कुछ बनाऊंगी। तीनों ने खूब छक्कर मिठाई खाई और सो गए, पर गुल्लू की आंखों से नींद गायब हो गई थी। कल हम अपने कुएं का शरबत लोगों को पिलाएंगे, फिर शरबत बाजार में बेच देंगे। माँ, बापू को अब रोज रोज लकड़ियाँ काटने जंगल भी नहीं जाना पड़ेगा। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह उठा तो माँ, आज से रोज कुएं की पूजा करेंगे और किसी खास चीज का भोग लगाएंगे। हाँ, आज मैं हलवा बनाकर भोग लगाऊंगी। हलवा बनाकर भोग लगाया गया। फिर क्या था, हलवा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन लोगों ने हलवा भी पूरे गांव में बांट दिया और शरबत भी। दूसरे दिन लक्ष्मी ने पकोड़े बनाए और भोग लगा दिया। फिर क्या था, सारे बर्तनों में पकोड़े ही पकोड़े भर गए। सुनो जी, गुल्लू के साथ जाकर एक ठेला खरीद लाओ, कल से उसी पर शरबत और पकोड़े बेच लेना। माँ, तुम ठीक कहती हो। दोनों बाप बेटे जाकर एक ठेला खरीद लाए। उस पर एक घड़े में शरबत और परात में पकोड़े रखकर बाजार चले गए। उनके ठेले पर सारे दिन भीड़ लगी रही। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया। उनके पास बहुत पैसा हो गया। गांव में उनकी उन्नति से कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होने लगी। एक दिन ठेले से शरबत खरीद कर पीते हुए, अरे भाई, इतना स्वादिष्ट शरबत तो मैंने कभी नहीं पिया, आखिर कैसे बनाते हो? मेरी घरवाली ही बनाकर देती है, मैं क्या जानूं। बनिए को बात हजम नहीं हुई। उसने उनके घर में ताक झांक शुरू कर दिया। किसी तरह उसे उनकी संपन्नता का राज पता चल ही गया। दूसरे दिन वो रात में अपने मुंह पर गमछा लपेटकर उनके आंगन में कूद गया और अपनी बाल्टी कुएं में डालकर पानी खींचने लगा। पर ये क्या, बाल्टी इतनी भारी हो गई कि वो सुबह तक वहीं बैठा रह गया। पर बाल्टी थी कि खींचती ही नहीं थी। सुबह जब लक्ष्मी बाहर आई तो बनिया बाल्टी छोड़कर दीवार से कूदने जा रहा था, तभी चोर चोर, पकड़ो पकड़ो! आवाज सुनकर सभी गांव वाले आ गए। सब बनिए की खूब पिटाई की। जब उसके मुंह से गमछा हटाया तो सब ने देखा कि वो तो बनिया था।
बनिए ने सबसे माफी मांगी और उसकी बहुत बेइज्जती हुई। माँ, हमारा जादुई शरबत का कुआं हमारी ही नहीं खुद की भी रक्षा कर सकता है। जादुई शरबत के कुएं ने परिवार को रुपए, पैसे और धन धान्य से पूर्ण कर दिया था। रमेश बहुत मेहनती था। उसकी एक जनरल स्टोर की दुकान थी। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। घर में उसकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे थे, जिनका नाम उसने बड़े प्यार से गुड्डू और गुड़िया रखा था। गुड्डू 14 साल का था, गुड़िया उससे 1.5 साल छोटी थी। वो सब मिलकर रविवार के दिन बाजार जाते और जरूरत का सारा सामान ले आते। एक बार, पापा मुझे चिप्स खाना है। मुझको तो अंकल चिप्स ही अच्छा लगता है। हाँ भाई, ले लेना। रमेश ने दोनों बच्चों को चिप्स के एक पैकेट दिलवा दिए। वो बड़ी खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। रमेश दिन भर अपने काम पर रहता और सुनीता बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने घर के काम निपटाकर घर के पीछे लगे बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल करती। एक बार रमेश जैसे ही घर आया, पापा चलो ना, आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। आज कोई सब्जी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा था कि हम आज बाहर ही खाने चलेंगे। चलो भाई, जब सबकी इच्छा है तो आज बाहर ही खाकर आते हैं। पापा आप मुझे पहले अंकल चिप्स लाकर दो ना। तुम मेरा बैग लेकर आओ। गुड़िया झट से पापा का बैग ले आई। मुझे मालूम था कि ये चटोरी लड़की जरूर चिप्स मांगेगी, इसीलिए मैं पहले ही ले आया। पापा मैं चटोरी नहीं हूँ। सब मिलकर बाहर रेस्टोरेंट में खाने गए। रमेश को बच्चों और पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन, सुनीता, लगता है हमारे बिजनेस को किसी की नजर लग गई है। क्यों, क्या हुआ? आजकल हमारे बगल में ही एक बहुत अच्छी दुकान खुल गई है। सारे ग्राहक वहीं से सामान ले जाते हैं। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर तुम पता करो कि क्यों सारे लोग हमारी दुकान से सामान नहीं ले रहे हैं। अरे, एक दिन एक बच्चे ने हमारी दुकान से फ्रूटी खरीद कर पिया और उसे फूड पॉइजन हो गया। बच्चा तो बच गया, पर हमारी माल की क्वालिटी को लेकर उन्होंने शिकायत कर दी है। जांच जब तक पूरी होगी तब तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा मत कहो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। रमेश बहुत परेशान लग रहा था। एक बार बदनामी का दाग लग जाता है तो ग्राहक दुकान बदल देते हैं। उसका काम धीरे धीरे ठप हो रहा था। भाग दौड़ करके भी वो अपनी दुकान बचा नहीं पाया। अंत में दुकान में ताला लग गया। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने से बच्चों का एडमिशन पास के ही सरकारी स्कूल में करवाना पड़ा। एक दिन जब वो बहुत परेशान था, पापा हमारा स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। हमारा पुराना स्कूल ज्यादा अच्छा था। हाँ पापा, सच में मुझे भी स्कूल में जाने का मन नहीं करता। मेरे स्कूल में सारे फ्रेंड्स पैसे लेकर आते हैं, पर मम्मी हमें आजकल पैसे भी नहीं देती है। धीरे धीरे इसी तरह 2 साल बीत गए। घर में फांकों की नौबत आ गई। एक दिन रमेश बहुत उदास था। अपनी मजबूरी पर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, जिनको छुपाने के लिए वो अपने घर के पीछे बने बगीचे में चला गया। वो बगीचे में बेचैनी से टहल रहा था, तभी उसने देखा कि केले के पेड़ से एक केला गिर पड़ा। उसने पेड़ की तरफ नजरें उठाई तो लगा कि पेड़ का हर केला उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। तुम मेरा चिप्स क्यों नहीं बनाते? केले के चिप्स? हाँ। अगर मैं इन केलों का चिप्स बना सकूं तो शायद कुछ काम बन जाए। रमेश ने पेड़ से कुछ केले तोड़ लिए और घर में आकर उसे छील काट कर कहाड़ी में तेल डालकर चिप्स की तरह तल दिया। उसके ऊपर काला नमक और चाट मसाला डालकर, गुड्डू, गुड़िया, जल्दी आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। पापा ये तो गोल वाले चिप्स हैं। खाकर देखो कैसे हैं। बच्चों ने जैसे ही चिप्स मुंह में डाला, वाह पापा, ये तो बहुत मजेदार और टेस्टी है। बच्चों, आपको पता है इस केले के चिप्स में बहुत ज्यादा आयरन होता है, और आपको पता है ना कि आयरन हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है। माँ, मेरे टिफिन में भी आज यही दे देना, मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। माँ, मेरे टिफिन में भी। रमेश और सुनीता ने उनके टिफिन में केले के चिप्स दे दिए।
स्कूल से वापस आकर पापा, मेरे फ्रेंड्स को चिप्स बहुत पसंद आए, हमें रोज टिफिन में यही दे दिया करो। क्यों ना इसी चिप्स को ही मैं अपना धंधा बना लूं? उस दिन वो सब्जी मंडी जाकर बहुत सारे केले खरीद लाया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर ढेर सारे चिप्स बनाए। रमेश ने उसे रंगीन पैकेट्स में पैक कर दिया और सुनीता घर घर जाकर उन्हें बेच आई। धीरे धीरे उनके चिप्स लोगों को पसंद आने लगे, डिमांड बढ़ गई। तब बड़े बड़े कारोबारियों से केले लेने होंगे, मैं आज जाकर बात करता हूँ। कुछ सालों में ही उनका काम बढ़िया चल निकला। उन्हें चिप्स बनाने के लिए एक किराए की जगह लेनी पड़ी। धीरे धीरे काम ने जोर पकड़ लिया, आर्थिक स्थिति सुधर गई। अब तो उन्होंने काम के लिए बहुत सारे आदमी भी रख लिए थे। बच्चे अपने पुराने स्कूल में पढ़ने लगे। 4 साल में उन्होंने बहुत तरक्की की। अब हमें चिप्स बनाने के लिए किराए की जगह छोड़कर अपनी खुद की जगह ले लेनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। एक बड़ा घर खरीद लेते हैं और उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। साथ में ही चिप्स के लिए बड़ी सी जगह भी देख लेंगे। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनको अलग कमरा चाहिए होता है। कुछ दिनों में ही उनके पास गाड़ी, बंगला सब हो गया। अब तो वो लोग बहुत अमीर हो गए थे। पैसे की चमक ने बच्चों पर भी पूरा प्रभाव डाला था। रोज उनकी शाम क्लब और पार्टियों में ही बीतने लगी। एक दिन सुबह सुबह, गुड्डू, गुड़िया, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। मम्मी, शाम को बात करते हैं, अभी कॉलेज के लिए देर हो रही है। मॉम, आज मुझे रात को आने में देर हो जाएगी, मेरी फ्रेंड का जन्मदिन है। सुनीता चुप रही और उसे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। ज्यादा पैसे की चमक दमक में कहीं बच्चों के कदम बहक न जाएं। तुम इन्हें थोड़ा कंट्रोल करो। सुनीता, तुम्हें याद है जब हमारी दुकान बंद हो गई थी, तब हमने 2 साल के लिए कितनी मुश्किलें झेली थी। अब तो बच्चों को चैन से जीने दो, चिंता क्यों करती हो? हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। चलो देखा जाएगा, सब ठीक ही होगा। सुनीता, कल तैयार रहना, जरा अपना पुराना घर देख कर आते हैं। हाँ चलो, बहुत दिन हो गए हैं। दूसरे दिन सुबह बच्चों के कॉलेज जाने के बाद दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर पुराने घर की तरफ चल पड़े। 1 घंटे में वो लोग वहाँ पहुँच गए। दोनों घर के बाद बगीचे की तरफ चले गए। वहाँ जाकर सुनीता की आंखें भर आई। मेरा आधे से ज्यादा समय इसी बगीचे में ही निकलता था। कितना वीरान हो गया है ये। तुम एक माली यहाँ भी क्यों नहीं रख देते हो? रखा था, पर कोई टिकता ही नहीं है, बहुत पैसा मांगते हैं। घूमते घूमते वो दोनों उसी केले के पेड़ के पास से निकले। अरे देखो, ये पेड़ भी कैसा सूख गया है, इसको कटवा ही देते हैं। तभी ऊपर से एक सूखा हुआ केला तपाक से नीचे गिर गया। और रमेश, तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो, पर अपनी जड़ों को भूल गए हो। याद करो, जब तुम उस समय परेशान होकर बगीचे में घूम रहे थे, तब मैंने ही तुम्हें चिप्स बनाने का आइडिया दिया था, जिसकी वजह से आज तुम यहाँ तक पहुँचे हो और आज मुझे ही कटवाने की सोच रहे हो। मत भूलो कि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरी ही वजह से है। मुझे माफ कर दो, मैं सचमुच अपनी जड़ों को भूल गया था। मैं इस बगीचे को फिर से वैसा ही बना दूंगा, तुम मुझसे नाराज मत हो। दूसरे ही दिन रमेश अपने साथ बहुत सारे मजदूर लेकर आया और पूरे बगीचे को खुदवाकर वहाँ ढेर सारे केले के पेड़ लगवा दिए और 2 माली रख दिए। अब तो नाराज नहीं होना? सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब से कभी भी धन दौलत के नशे में अपनी जड़ों को मत भूलना, तभी एक सफल इंसान बनोगे। रमेश उसके बाद से हर रविवार को पूरे परिवार के साथ अपने पुराने घर में जाकर केलों को पानी देता, उनके साथ बातें करता। अब उनका जीवन पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया था। जादुई चिप्स ने उन्हें बहुत ऊपर पहुंचा दिया था।